तैयारी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ में। और अभी फिलहाल हम लोग 2017 का पेपर, माध्यमिक में जो आया हुआ पेपर है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा लंबा हो रहा है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है इसमें सब में, तो हम छोटा छोटा वीडियो बना करके कर रहे हैं उसमें से। तो आज का जो ये वीडियो है उसमें है क्वेश्चन 10 नंबर से स्टार्ट होगा। हालांकि 9 का हम लास्ट किए थे, लेकिन 9 में 2 क्वेश्चन था, उसमें से एक क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन छूट गया था, तो आज उसको भी हम लोग जोड़ लेंगे। 9 का दूसरा नंबर से शुरू करेंगे और इसके पीछे 10, 11 नहीं करेंगे, 12 और 13 करेंगे। ठीक है, 11 को बाद में हम बताएंगे, वो कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन को अलग तरीके से हम समझाएंगे। लेकिन अभी जो ये शुरू हुआ वो है ज्यामिति का और त्रिकोणमिति का पेपर। इसमें थोड़ा सा ज्यामिति में बच्चे को थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट और माने ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कुछ अगर कॉन्सेप्ट छूटा हुआ तो उसको रिवाइज करेंगे घर में बैठ करके। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन का यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए है कि यदि किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो स्पर्श बिंदुओं एवं बाहरी बिंदु को मिलाने वाले जो रेखाखंडों की लंबाई समान होगी। ठीक है, यहां पर है कि ये जो वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त में मान लेते हैं हम, यहां इसका केंद्र मान लेते हैं, केंद्र है ओ, केंद्र है यहां। ठीक है, ये ओ केंद्र वाला वृत्त है। इसके बाहर का कोई बिंदु हम यहां ले लिए। ठीक है, जैसे पी बिंदु है, इस बिंदु से यहां से एक स्पर्शक खींचते हैं। इसमें थोड़ा हाथ से ही खींच दे रहे हैं, टेढ़ा होगा हल्का हल्का, तो ये समझने के लिए, चूंकि यही आसान रहता है, अपने से प्रैक्टिस करने से थोड़ा ठीक रहता है। तो ये पी बिंदु है, यहां से 2 स्पर्शक खींचा गया है। एक का नाम हम लोग यहां ले लेते हैं पी ए, यहां तक, और दूसरे का नाम ले लेते हैं यहां पर पी बी। ठीक है, अब ये सिद्ध करना है कि ये दोनों की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी। तो पहले कल्पना लिखते हैं, यहां से थोड़ा लिख रहे हैं, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। थोड़ा मेरा राइटिंग मानो उतना अच्छा नहीं है, देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो हम ऐसे ट्राई करेंगे कि दोबारा भी कुछ इस तरह का अगर डाउट्स होता है या गड़बड़ होता है तो हम बनाएंगे उस पर वीडियो। तो अभी आप देख लीजिए, कहीं समझने में दिक्कत होगा तो बीच में कमेंट करिएगा। ठीक है, अच्छा, तो माना कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है, इसमें इसके बाहर स्थित किसी बिंदु P से 2 लाइन खींचा गया, बोला 2 स्पर्शक खींचा जाना है, 2 स्पर्श रेखा। ठीक है, से PA तथा PB 2 स्पर्शक वृत्त को क्रमशः ए बिंदु पर, है ना, ए तथा बी बिंदु पर स्पर्श करती है। यहां तक तो ठीक है। ये तो सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना है कि ये जो PA और PB समान होगा, ऐसा हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें रचना करते हैं हम। रचना में क्या करना है कि O से ड्रॉ करते हैं, P को मिलाते हैं, एक माने ये थोड़ा यहां दिखा दिए, यहां ही रखिए, और O से फिर B को मिला देते हैं। ठीक है, ये वाला A बिंदु है और ये वाला B बिंदु है। तो हमने क्या किया, और साथ में यहां भी इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको यहां से इसको मिला लेते हैं P बिंदु। तो O से A, O से B तथा O से P को मिलाया। ठीक है, अब प्रमाण लेते हैं। प्रमाण में
देखिए एक बार समझ लेते हैं, अगर हो जाए आसान लगे तो अच्छा रहेगा, और एक ही पेज में यदि हो जाए तो और अच्छा है। देखिए इसमें प्रमाण में देखिए ये दो त्रिभुज दिख रहा है हमको, एक बार चित्र से मिलाइए। एक त्रिभुज है AOP और दूसरा त्रिभुज है BOP, ये दो त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, इस दोनों त्रिभुज में क्या क्या समान है उसको लेकर के सर्वांगसम करने का कोशिश करते हैं। तो आप देखिए पहले OA जो होगा OB के बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, एक ही वृत्त का अर्धव्यास है। ठीक है, अच्छा एक बात, ये वाला जो है भुजा ये दोनों में आ रहा है, कॉमन है, मतलब OP उभयनिष्ठ है। OP क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों में आता है। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ है। अब ये दो चीज बराबर हो गई। अच्छा देखिए तीसरा, ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है, पता है? इधर भी ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। ये क्यों होता है? तो ये अर्धव्यास है, माने ये वाला अर्धव्यास है और ये स्पर्शक है, और हम लोग एक प्रमेय पढ़ते हैं उसमें है कि अर्धव्यास जो होता है वो स्पर्शक पर लंब होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर देखिए कोण OAP जो होगा बराबर होगा कोण OBP का, और ये किसके बराबर होगा? तो दोनों 90 डिग्री के बराबर होगा। कारण क्या है कि अर्धव्यास जो होता है, अर्धव्यास स्पर्शक पर लंब होता है, स्पर्शक पर लंब होता है। ठीक है, छोटा ही लिख दिए, अर्धव्यास स्पर्शक पर लंब है। ठीक है, लंब है। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि ये भी 90 डिग्री का हो गया और ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब ये तीन चीज जब बराबर हुआ तो ऐसे में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, मतलब AOP सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOP का। सर्वांगसमता का शर्त होता है कि कौन सा शर्त लगेगा? तो ये देखिए ये समकोण यहाँ पर है, तो ये वाला जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, और जब समकोण त्रिभुज में कर्ण भी बराबर हो, ये कर्ण है देखिए ये वाला। ठीक है, क्यों? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो इस समकोण त्रिभुज में जब कर्ण बराबर हो जाए तो इसके लिए जो नियम लगता है सर्वांगसमता का, उस नियम को RHS कहते हैं। RHS का मतलब यहाँ राइट हैंड साइड नहीं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, मतलब समकोण त्रिभुज में ये वाला H मतलब यहाँ पर कर्ण होगा, S मतलब भुजा होगा। तो इस नियम से, सर्वांगसमता का इस नियम से ये दोनों सर्वांगसम हो गया। और जब सर्वांगसम होता है तो बाकी के अंग बराबर हो जाते हैं, इसके लिए ये वाला दोनों क्या होगा? समान हो जाएगा। तो ज्यामिति में थोड़ा बार बार रिपीट करके इसको देखिएगा इसको, इसलिए PA जिधर से लिखा हुआ था उधर से ही लिख देते हैं PB, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था P और PB बराबर हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए 10 नंबर में। सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के चारों कोनों के अंतः समद्विभाजकों से बना जो चतुर्भुज होगा वो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो ये पहले यहाँ देखिए, कोई भी एक चतुर्भुज, हम अभी फिलहाल माने रेडीमेड जो है फिगर ले लिए हैं एक आयत जैसा, आप दूसरा भी ले सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं है। तो इसमें ये जो चतुर्भुज है इसका हम नाम दे दिए, मान लिए ABCD और D। ठीक है, इसका जो समद्विभाजक है, प्रत्येक कोण का समद्विभाजक, जैसे इस कोण का समद्विभाजक लेते हैं हम, यहाँ पर सामने में बना करके चेष्टा कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। ये मान लो ले लिए, फिर यहां से एक समद्विभाजक ले रहे हैं, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, फिर इधर से एक समद्विभाजक ले रहे हैं ऐसे, हो गया। फिर इधर से भी एक समद्विभाजक ले रहे हैं ऐसे। अच्छा, थोड़ा टेढ़ा मेरा फिगर बनेगा लेकिन समझना पड़ेगा पूरा बात। तो अब देखिए जो बीच में एक स्पेस ये वाला बना, ये देखिए ये वाला ये क्या हो गया? एक चतुर्भुज बन गया ना। इसका कुछ नाम देते हैं, जैसे इसको नाम दे दिए हम यहाँ E, यहाँ दे दिए F, यहाँ दे दिए G और यहाँ दे दिए H। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब क्या है कि ये जो हमारा ये वाला चतुर्भुज बन गया, इस चतुर्भुज को सिद्ध करना है कि चक्रीय होगा। अब चक्रीय सिद्ध करने का क्या सिस्टम है?
चक्रीय सिद्ध करने का होता है। चक्रीय सिद्ध करने का क्या सिस्टम है? तो इसमें चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा होती है। कौन चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा? तो जिस चतुर्भुज के आमने सामने के कोण जोड़ करके 180 होने चाहिए। ये वाला कोण देखिए, ये है और ये उसके विपरीत कोण है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए या इधर वाला को जोड़ के 180 होना चाहिए। ऐसा हमको सिद्ध करने पर ये साबित हो जाएगा कि ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम कल्पना लिखते हैं, जैसे माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज को ऐसे लिख दिए, ठीक है, जिसके चारों कोनों के समविभाजकें परस्पर मिलते हुए, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, लाइन अब ये नहीं कि कोण ए का समविभाजक उतना नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं मिलते हुए एक चतुर्भुज ई एफ जी एच की रचना करते हैं, या मिलते हुए रचना होता है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। अब तो सिद्ध करना है, ठीक है, ए बी की रचना करते हैं या रचना होती है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज बना, चतुर्भुज ई एफ जी एच एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसा हमको सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए, लिखने के समय में थोड़ा अगर अपने से समझ जाए तो लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर भी होता है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोशिश करना पड़ेगा कि उसमें समझने का कोशिश करेंगे ताकि आप अपने तरीके से लिख सके, उसको रटना ना पड़े, ठीक है। अभी देखिए, हम प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाण। पहले हम इधर का एक त्रिभुज देख रहे हैं, इधर का देखिए, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज बी ई सी में। देखिए, तो अगर हम कोण ई का मान निकालें तो कैसे निकलेगा? जानते हैं, कोण ई, कोण बी और कोण सी तीनों मिला के 180 हो सकता है। तो सिर्फ अगर ई का बात करें, कोण ई का, तो कितना हो सकता है? 180 माइनस, अच्छा पूरा नहीं होगा, बी, अभी हम बी बोल दिए, पूरा बी नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सा एक लाइन काट करके ठीक कर रहे हैं इसको। देखिए, कोण ई ये वाला लिख दिए, कोण ई पूरा, लेकिन इस कोण को पूरा बी नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ई बी सी, यहीं पर सुधार रहे हैं, ई बी सी ऐसे लिखेंगे। अब प्लस ई कोण को क्या लिखेंगे? ई सी बी। तीनों मिला के कितना होना चाहिए बताइए? 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ अगर ई कोण निकालेंगे तो कितना होगा? सिर्फ ई कोण तो होगा 180 डिग्री माइनस कोण ई बी सी प्लस कोण ई सी बी, ऐसा होगा। देखिए, होगा, माने ये कोण और ये कोण को 180 में घटाएंगे तो ये वाला कोण निकलेगा। अच्छा, अब देखिए, ये जो कोण है एक्चुअली ये पूरे कोण का आधा है, क्योंकि ये समविभाजक है। क्यों? बी जो है इस कोण का समविभाजक है। प्रत्येक ये वाला जो है क्या है? बराबर को माने भाग में कोण को बांट रहा है। तो हम इसको जो ईबीसी कोण है, ये वाला कोण, इसको हम इस कोण का आधा मान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? कोण b/2 लिख सकते हैं इसको, इसके बदले लिख सकते हैं b/2, और इसके बदले लिख सकते हैं ये कोण का आधा, मतलब इसको लिख सकते हैं c/2, ठीक है, c/2। इसको एक समीकरण करके छोड़ दे रहा है। फिर सेम अब इसी तरह से आगे देखते हैं, ये भी वैसे एक बार चित्र बना ही लेते हैं फिर से, मतलब ऐसे, ठीक है, यहां से ठीक है ना। तो देखिए क्या हुआ, ए बी सी और डी, इसको हम लोग बोले ई, इसको बोले एफ, इसको बोले जी और इसको बोले एच। तो ये वाला
कोण का निकाल लिए हम यहाँ पर, यहाँ देखिए निकाल लिए कि कोण ई का मान कितना होगा। अब क्या करते हैं हम जी का मान निकालते हैं। जी का मान निकालने के लिए देखिए त्रिभुज ये वाला लेते हैं, ये पूरा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए जी डी में। तो क्या होगा बताइए, जी को जी पूरा लिख रहे हैं, ये पूरा कोण इसको लिख रहे हैं, पूरा छोटा करके ही लिख दे रहे हैं, है ना। इस कोण को लेकिन आधा करके लिखना पड़ेगा, मैंने ऐसे लिखना पड़ेगा जी ए डी, जी ए डी, और इस कोण को फिर वैसे लिखना पड़ेगा जी ए डी जी, तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो बताइए जी बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री अब माइनस कोण जी ए डी अब प्लस ए डी जी। जैसे यहां पर हम सोचे थे इधर में, वैसे यहां भी सोचेंगे कि ये क्या है, आधा आधा भाग बराबर भाग में बांट रहा है, तो इसका वैल्यू जो होगा ये पूरे का आधा होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 180 डिग्री माइनस इसका वैल्यू होगा ये वाला का ए का आधा, माने ए का हाफ, ए बाई 2, इसका वैल्यू होगा ये पूरे का आधा मतलब डी बाई 2। तो हम यहाँ क्या किए, इसके बदले लिख दिए ए बाई 2, इसके बदले लिख दिए डी बाई 2, ठीक है। अब डायरेक्ट हम जोड़ दे रहे हैं क्या, ई प्लस इसको दो इक्वेशन करके लिख देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, तो दोनों से जोड़ते हैं। तो इसमें पहले वाला में क्या था, ई बराबर आया हुआ था इतना, ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं ई प्लस बी, ई प्लस जी बराबर 180 डिग्री माइनस बी बाई 2 अब प्लस था सी बाई 2, इसका जी का वैल्यू कितना आया 180 डिग्री माइनस ए बाई 2 अब प्लस डी बाई 2 ऐसा आया है। तो देखिए ई 180 मिलकर कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। चूंकि ये दोनों को जब जोड़ेंगे दोनों के आगे में माइनस है, माइनस हम अगर एक साथ कॉमन ले लेते हैं तो ये सीधा लिखा जाएगा ऐसे कि कोण बी बाई 2, कोण सी बाई 2, कोण ए बाई 2 और कोण डी बाई 2, ठीक है। तो 360 डिग्री ये ठीक है, और 2 एलसीएम कर लेते हैं तो होगा बी प्लस सी प्लस ए और प्लस डी। इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं ABCD, लेकिन एक ही बात है 360 डिग्री। अच्छा ये चारों कोण हो गया, मैंने बी सी डी और ए इस सब मिला करके क्या हो जाएगा 360 होगा, क्योंकि कोई भी चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ कितना होता है 360 होता है। इसको काट दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 180। अब ये 360 में से 180 घटा दे रहे हैं तो हमारे पास शेष कितना बच रहा है 180 डिग्री। और अभी देखे पहले बता दिए थे कि अगर कोई चतुर्भुज में आमने सामने के कोण जोड़ करके, माने विपरीत कोण बोलिए, विपरीत कोण जोड़ करके अगर 180 हो तो चतुर्भुज कैसा होगा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। इसमें भी वैसा ही हुआ, इसलिए चतुर्भुज EFGH क्या हो गया, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, ये प्रूव हो गया। ज्यामिति में थोड़ा सा लंबा होता है, उसको समझना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी ज्यामिति का ही क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं अब क्या है। यहाँ बोल रहा है कि ABC त्रिभुज है, बोला कि ABC त्रिभुज का परिकेंद्र O है। अच्छा परिकेंद्र का मतलब क्या होता है कि एक त्रिभुज के अंदर में, जैसे एक त्रिभुज है ये, ठीक है, ये ऐसे हम रफली बना दिए थे, कोई भी माने इस समबाहु जैसा बनेगा, समद्विबाहु ऐसा जरूरी नहीं, कैसे भी बना सकते हैं आप, एक त्रिभुज ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ये त्रिभुज मान लो ले लिए, इसका नाम दिए हम ABC। तो इसका अगर परिकेंद्र दिया है, परिकेंद्र का मतलब है ऐसा त्रिभुज के अंदर ऐसा एक बिंदु जहां से इसके जो तीनों शीर्ष हैं, यहां से ये जो तीनों शीर्ष हैं ये तीनों समान दूरी पर होंगे, ठीक है। यहां से तीनों का दूरी, ये जो तीनों दूरी है समान होगा, पहली बात। और इसको इतना को अर्धव्यास मानते हुए, ये वाला को अर्धव्यास मानते हुए, जैसे O है तो OA हो, OB हो और OC हो, तीनों बराबर होगा। और यहां से O से OA को अर्धव्यास मान करके एक वृत्त हम बाहर से खींचते हैं, तब इसको हम लोग परिवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं इसको परिवृत्त कहते हैं। और ये वाला जो केंद्र है, इस केंद्र को हम लोग क्या बोले, यहाँ जो केंद्र है उस केंद्र को हम लोग क्या बोले, परिकेंद्र बोले, ठीक है। तो इसमें साफ है कि ये जो मिला हुआ लाइन है, ये वाला OB और OA ये बराबर होगा,
चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है उसके अनुसार से चलते हैं। एबीसी एक त्रिभुज है, ये दिया हुआ है इसमें कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ओ परिकेंद्र है और उसमें से ओ से एक लंब डाले हम ओडी। किसके ऊपर लंब डाले हैं? बीसी के ऊपर। तो सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है। और जब ऐसा सिद्ध करना हो तो इसमें लिखना ज्यादा नहीं पड़ता है, आप सीधा बोलेंगे दिया हुआ है, यही वाला बात को दिया हुआ करके लिख देंगे, सिर्फ इतना ही, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा रचना करना पड़े तो रचना करेंगे, तो रचना हम यहाँ कर रहे हैं। सिर्फ कल्पना क्या लिखेंगे बोलिए? दिया लिख देंगे या हो जाएगा? सिर्फ कितना ही लिखना है, यही क्वेश्चन रहेगा, इसमें खाली आगे लगा दीजिए दिया हुआ है। ये भी समझना चाहिए, हर बात एकदम लाइन बाय लाइन लिखाना भी ठीक नहीं है, ऐसे लिख दीजिए बस कि दिया हुआ है कि एबीसी त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र ओ है और ओडी लंब है बीसी पर। तो सिद्ध करना है कि, यहाँ कीजिए नहीं लिखिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या? सिद्ध करना है। क्योंकि कीजिए मतलब ये तो ऑर्डर देना होगा या बोलना होगा किसी को, तो वो चीज नहीं करके हम लोग को अपने करना है स्टूडेंट के रूप में। तो यहाँ पर लिखना है सिद्ध करना है कि क्या, ये वाला सिद्ध करना है। अब अगर रचना कुछ संभव है तो कर लेते हैं। तो रचना में ये जो तीनों लाइन मिलाए जरूरी नहीं है, सिर्फ इसको मिलाने का काम है, ये वाला लाइन को मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर रचना में क्या कर रहे हैं हम? एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर ये वाला लाइन को खाली मिलाना है। देखिए ये माने रचना में ओ से बी को मिला देते हैं एवं ओ से सी को मिला देते हैं, बस ओ से सी को मिलाया, ये हो गया रचना। अब प्रमाण देते हैं। देखिए प्रमाण में यहां से ये जो त्रिभुज है, ये माने कौन सा? बीओसी त्रिभुज दिख रहा है, इसके बीच में यहां पर जब परपेंडिकुलर ये डाले हैं तो यहां दो त्रिभुज बन गया है। तो त्रिभुज हम लेते हैं बीओडी एवं त्रिभुज लेते हैं सीओडी में, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि ओडी जो है इसमें बराबर है, ओडी उभयनिष्ठ है, मतलब ऐसे पूरा ही लिख लो जैसे ओबी बराबर ओसी, चूंकि क्यों? क्योंकि यहां पर है, ठीक है। तो इसमें ओबी बराबर ओसी क्यों? तो हम जान रहे हैं कि वहां जो ओ है वो क्या है? माने परिकेंद्र है, तो ये क्या हो जाएगा? ओबी परिअर्धव्यास होगा। तो इसको बोलेंगे हम परिअर्धव्यास, ऐसा बोल देंगे, ठीक है। परिअर्धव्यास होने का मतलब बराबर हो जाएगा ये। अच्छा ओडी क्या है? उभयनिष्ठ है, ओडी उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। और देखिए यहां लंब डाले थे तो 90 डिग्री का कौन होगा? मतलब ODB जो होगा ODC के बराबर होगा, क्योंकि 90 डिग्री है। कारण साफ है कि OD परपेंडिकुलर किस पर हुआ था? BC पर हुआ था, लंब हुआ था। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा, मतलब त्रिभुज BOD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज COD का, और कारण वही वाला होगा RHS सर्वांगसमता, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज ये भी है। जब सर्वांगसम हो गया तो बाकी के अंग बराबर होते हैं, इसका मतलब बताइए ये दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण BOD जो होगा बराबर होगा COD का, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक बात देखिए कि BOC कोण जो है दो भाग में बट के बना है, BOD अब प्लस COD, ये दो भाग में बट करके बना। ये वाला जो BOC कोण है इस लाइन से ये दो भाग में बटा है, लेकिन अभी क्या सिद्ध हुआ कि दोनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि BOD को दो बार लिख देते हैं, BOD, ठीक है। तो दैट मीन यहाँ थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं अगर जगह कुछ हो तो इसका मतलब टू कोण BOD ये हो जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? टू कोण BOD बराबर BOC, ठीक है। तो इसका मतलब BOD बराबर कितना होगा? BOD बराबर कितना होगा? 1/2 कोण BOC होगा। तो इसका मतलब BOD का वैल्यू, ये वाला का वैल्यू, ये माने ये जो BOD है इस BOC का आधा होता है। अच्छा ये बात पता है, ये परिकेंद्र होने के चलते ये वाला जो माने वृत्त है इसमें ये वाला है परिकेंद्र, तो यहां जो BOC कोण बना है ये केंद्र पर का कोण है। ये क्या है? केंद्र पर का कोण। तो BOC कोण का वैल्यू इस कोण का डबल होता है, इस कोण का डबल, मतलब BOC का वैल्यू क्या होता है? 2 इंटू ए। तो इसका मतलब 1/2 और BOC का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू ए।
तो बताइए 2 और 2 कट गया, इसका मतलब ए कोण के बराबर होगा। ए कोण का पूरा नाम क्या है? BAC के बराबर। तो इसका मतलब BAC। यहां पर खाली लिख दीजिएगा कि ये वाला किस लिए बराबर हुआ, BOC किस लिए बराबर हुआ। तो इसमें लिख देना होगा, थोड़ा सा यहाँ छोटा में करके लिख दे रहे हैं कि केंद्र का कोण परिधि के कोण का डबल होता है। परिधि के कोण का क्या होता है? डबल होता है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये वाला यहां पर लिखा है तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। ये थोड़ा आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए यहां पर बोला है किसी चतुर्भुज के 3 कोण का मान दे दिया है। ये 3 कोण का मान हमको दिया हुआ है। एक कोण का मान, दूसरा कोण का मान, तीसरा, चौथे कोण का मान डिग्री में निकालना है और वृत्तीय मान निकालना है। जिसको पता होगा डिग्री और वृत्तीय वही कर सकता है। तो डिग्री का मतलब होता है, जैसे ऐसे लिखा हुआ 90 डिग्री, ये डिग्री हो गया, और ये ऐसे लिखा हुआ ये रेडियन में हो गया। तो वृत्तीय मान जो होता है, वृत्तीय मान का मतलब रेडियन में, वृत्तीय का मतलब होता है रेडियन में मान। ठीक है, रेडियन में। हम लोग इसको अलग से एक वीडियो बना हुआ है जिसमें कि डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है वो सब समझाया हुआ है। यहाँ छोटा में हम लोग समझ लेते हैं कि पाई रेडियन, सी लिखा हुआ मतलब रेडियन का मान हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर रेडियन पाई रेडियन है तो उसका मतलब कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक काम करते, देखिए हम लोग ज्यादा काम करते आ रहे हैं डिग्री में, रेडियन में थोड़ा कम काम करके आए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ करके कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसमें एक कोण 90 डिग्री दे दिया है, इन दोनों कोण का नहीं पता है। तो जैसे पहला कोण जो है, पहला कोण चतुर्भुज का कितना है? 5 पाई/3। ये रेडियन में है, ये नहीं लिखा है मतलब यहाँ रेडियन में लिखा हुआ है। ठीक है, डिग्री नहीं लिखा मतलब रेडियन ही होता है। तो इसमें क्या करते हैं, पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो हम एक काम करते हैं, पहले डिग्री में इसको चेंज कर लेते हैं, इजी रहेगा। तो डिग्री चेंज कर लिए, यहाँ 60 और इसमें कितना होगा, सॉरी 6 18, ठीक है 60, 6 5 30। तो ठीक है, अच्छा बीच में थोड़ा ध्यान गया, हम बाद में बुक में मिलाए तो पता चला। देखिए ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती प्रिंट हो गया है, यहाँ पर लिखा गया गलती, 5 पाई नहीं होगा ये, क्योंकि ऐसे भी 300 हो रहा था, हम समझे कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये 5 यहाँ पर नहीं हो, ये है नहीं। ठीक है, सिर्फ पाई/3 है। कितना है? पाई/3। पेपर तो सबके पास उपलब्ध है, हम टाइप करने के समय थोड़ा सा हो सकता है ध्यान नहीं दिए। तो यहाँ पर पहला कोण क्या है? इतना है, पाई/3 सिर्फ है, तो ये वाला रहेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हो गया, यहां से कटेगा, पाई का वैल्यू रख दिए 180 डिग्री, मतलब पाई/3 है तो पाई का मान रख दिए 180 डिग्री, पाई का मान 180/3, तो कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया पहला कोण। अच्छा दूसरा कोण देखते हैं कितना होगा। दूसरा कोण तो वो है 5 पाई/6। तो 5, अब पाई का मान वैसे रख दीजिए 160 डिग्री बटे 6, तो इसमें काट देते हैं 30 डिग्री और इससे गुणा कर लेते हैं तो 150 डिग्री। और तीसरा कोण पता है, तीसरा कोण कितना है वो तो पता ही है, यहाँ 90 डिग्री है। तीसरा कोण हो गया 90 डिग्री, है ना। तो अब बताइए, तो तीनों कोणों को जोड़ करके चार कोणों को मिला कितना होता है? चारों कोणों को जोड़ के 360 होता है। तो इसमें चौथा कोण जो निकलेगा, चौथा कोण वो कैसे निकलेगा बताइए। तो 360 डिग्री में से हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ के घटा देंगे, है ना। मतलब 60 डिग्री पहला कोण घटा देंगे, फिर दूसरा कोण को घटा दें, पहला कितना 60 है ना, और दूसरा कितना है 150 है, और तीसरा कितना है 90 डिग्री है ना। इन तीनों को घटा देंगे, 360 डिग्री हो गया, और इस 60 9 6 15 15 100 मतलब 300 डिग्री हो गया ना। तो घट कर कितना आया 60 डिग्री। अब ये डिग्री में आया, ये डिग्री में आ गया। ठीक है, इसी को रेडियन में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 डिग्री है इसमें पाई/180 से गुना करते हैं, तो किस में बदल जाता है, रेडियन में। काट लेते हैं इसको, 6 3 18 माने पाई/3, तो ये हो गया रेडियन में। ठीक है, अब आ गया इसमें त्रिकोणमिति का। अच्छा देखिए, इसमें दिया हुआ है साइन थीटा बाई एक्स बराबर कॉस थीटा बाई वाई का मान दिया हुआ है, मान बराबर है ये। तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि इसका वैल्यू इतना आएगा।
तो पहले जो दिया हुआ है उसको लेते हैं हम। यहाँ क्या दिया हुआ, साइन थीटा बाई एक्स बराबर कॉस थीटा बाई वाई। त्रिकोणमिति में एक सुविधा है कि कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। फॉर्मूला का एप्लीकेशन मेन समझना होता है। तो अभी फिलहाल हम कर रहे हैं हल्का तरीका एक ऐसे कि देखिए x को हम उधर ले जा रहे हैं, इधर इधर, और y को इधर, माने ये cos थीटा को इधर ले जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या कि sin थीटा बाई cos थीटा बराबर x बाई, ऐसा हो सकता है। sin थीटा बाई cos थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, tan थीटा, और sin थीटा बाई cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। तो हम tan थीटा लिख दिए, x बटे वाई हो गया, ठीक है। तो ये आ गया tan थीटा। अब इससे हम एक शुरुआत में बच्चा लोग को जो समझने का इसमें समझाते हैं त्रिकोणमिति में, उसमें होता है एक लंब कर्ण का फॉर्मूला, उसके आधार पर समझना होता है। फिर बाद में कुछ आइडेंटिटी का इसमें जो फॉर्मूला होता है, माने ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला होता है, उसको लगा करके यूज करते हैं। तो पहले यहाँ शुरू वाला फॉर्मूला ही लगा देते हैं। शुरू वाला फॉर्मूला मतलब क्या है, tan थीटा का मान जानते हो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। इसका मतलब ऊपर ऊपर कंपेयर करने में पहले क्या पता चला कि लंब हो गया यहां पर x और आधार हो गया यहां पर क्या, y हो गया। तो हम इससे कर्ण निकालते हैं। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो लंब का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो गया, आधार का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, ये रूट में रह गया। तो ये हो गया कितना, कर्ण का वैल्यू। अब हम LHS ले लेते हैं, जो हमको प्रूफ करना है, ये वाला जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिखना है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण होता है वैल्यू, कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब का वैल्यू कितना आया है, लंब का वैल्यू कितना है हमारे पास, x है। अब कर्ण आया है ये वाला, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। अब माइनस आधार का वैल्यू कितना है, y है, अंडर रूट इधर भी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं हम, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर में बचेगा एक्स माइनस वाई, देखिए यही लाना था, आ गया, बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। थोड़ा सा इसको अगर चाहे तो हम लोग स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं, बहुत सारा, माने ये लंब कर्ण का फॉर्मूला न लगा करके साइन थीटा कॉस थीटा का ही फॉर्मूला लगा करके भी, साइन थीटा कॉस थीटा का डायरेक्ट जो आइडेंटिटी का फॉर्मूला है उसको यूज करके भी बना सकते हैं। चलिए अभी रहने देते हैं, फिर दोबारा कभी इसमें इसी तरह का क्वेश्चन यदि आएगा तो दोबारा करेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर tan 9 डिग्री बराबर a बटे बी है। तो हमको ये निकालना है कि सेक स्क्वायर 81 डिग्री बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81 का मान इतना होगा, ऐसा हमको प्रूफ करके दिखाना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन में क्या हुआ, हम डायरेक्ट जो लाना है वहीं से शुरू कर रहे हैं, देखिए ये वाला से, ठीक है। इसको हम LHS में लिखते हैं। LHS में क्या, सेक स्क्वायर 81 डिग्री है लिखा हुआ ऊपर में, और नीचे में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81 डिग्री। अच्छा ये पता है कि सेक स्क्वायर 81 इसको रहने देते हैं, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भर देते हैं इसको, कॉसेक स्क्वायर, अब थीटा के यहाँ पर क्या है, 81 है, फॉर्मूला होता है, तो 81 स्क्वायर हो गया। अच्छा अब ये डायरेक्ट भी फॉर्मूला ऐसे होता है सेक बटे कॉसेक का, लेकिन हम उसको नहीं यूज करके डायरेक्ट ऐसे देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होगा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 बटे कॉस स्क्वायर 81 डिग्री, माने सेक स्क्वायर के बदले लिख दिए सेक थीटा का वैल्यू 1 बटे कॉस थीटा होता है, और वैसे कॉसेक थीटा का सूत्र होता है, कॉसेक थीटा का क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा होता है। यहाँ थीटा के यहाँ पर एक क्या 81 है, तो भर लिए हम यहाँ कॉसेक स्क्वायर 81 का मतलब हम क्या लिखे, 1 बटे साइन स्क्वायर 81 डिग्री, ठीक है। अब देखिए तो ये 2 बटे में आ गया, तो दोनों को उलट दे रहे हैं वैसे, 1 बटे कॉस स्क्वायर 81 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 81 डिग्री बाय 1 हो जाएगा, ये उलट जाएगा। तो इसका मतलब होगा साइन स्क्वायर 81 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 81 डिग्री, तो इसका मतलब हो जाएगा tan स्क्वायर 81 डिग्री, होगा कि नहीं।
अच्छा, एक फॉर्मूला अलग से पढ़े हैं कि टेन 81, जैसे देखो 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो उसका मतलब होता है कॉट थीटा, ऐसा होता है। तो हम यहाँ पर पहले जो 81 है इसको हम चेंज कर रहे हैं, देखिए ऐसे कि 10 स्क्वायर 81 का मतलब लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। तो 90 माइनस थीटा ऐसा वाला फॉर्मूला जैसा हो गया, तो उसका मान क्या आएगा, कॉट थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर रह जाएगा, तो कॉट स्क्वायर 9 डिग्री हो गया। कॉट का फिर एक फॉर्मूला होता है कि कॉट थीटा माने कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, tan का उल्टा होता है। फॉर्मूला का अलग से क्लास ये वीडियो बना हुआ है, उसको आप एक बार देख सकते हैं जाकर के। तो कॉट स्क्वायर कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, है ना। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 1/tan स्क्वायर 9 डिग्री, ऐसा हो जाएगा। इसका वैल्यू हमारे पास कितना आया हुआ है, 9 का वैल्यू, tan 9 का वैल्यू a बाई बी है, यहाँ स्क्वायर है तो a बाई बी का स्क्वायर लिखाएगा यहाँ, है ना। तो स्क्वायर दोनों पर आ जाएगा और ये उलट जाएगा क्योंकि 1/, है ऐसा, तो ऐसा हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट मीन RHS हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का उपयोग पर इसमें आता है क्वेश्चन, यूज पर। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि दो खंभों के बीच की दूरी 150 मीटर है। एक खंभा है, इसमें बोला है कि एक की ऊंचाई दूसरे की 3 गुनी है। तो पहले देखिए थोड़ा ऐसे बनाना पड़ेगा कि एक खंभा मान लीजिए यहाँ पर है, अभी लाइन जैसे ही कर दे रहे हैं हम, ठीक है, लाइन ही कर दे रहे हैं। और एक दूसरा खंभा है, मान लीजिए ये, ठीक है, ये दोनों के बीच का दूरी कितना है, 150 मीटर है। इस दोनों के बीच का दूरी 150 मीटर, और एक जो है जितना छोटा वाला है ये जो है उसका 3 गुना है। मान करके चलिए कि अगर ये h है तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा। ठीक है, और दोनों खंभों के पाद बिंदुओं माने दोनों खंभों के नीचे को जो मिलाने वाली रेखा है, ये वाला रेखा का एक बीच बिंदु ले लेते हैं, एकदम बिल्कुल बीच माने मध्य बिंदु बोला है। मध्य बिंदु से खंभे की चोटी का उन्नत कोण, देखो ये वाला जो खंभे की चोटी है ये वाला, इसका अब फिर इधर से भी चोटी लेना पड़ेगा, इसका जो चोटी ले रहे हैं यहां, ठीक है, इसका उन्नत कोण जो बन रहा है, उन्नत कोण कहां बनता है, जैसे ये चोटी है और यहां से हम देख रहे हैं तो उन्नत कोण ये वाला बना, ये चोटी है, यहां से देख रहे हैं तो इधर में बनेगा उन्नत कोण। तो ये दोनों परस्पर पूरक बोल रहा है। ये पूरक होने का मतलब क्या है, ये पूरक होने का मतलब है कि इन दोनों कोणों को जोड़ करके दोनों को मिला करके 90 होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखिए पहले ये समझ लो कि एक खंभा है ए बी, लिखना लैंग्वेज अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे बोलते जा रहे हैं, अगर मन होगा फिर उसी को नोट्स में बदल लीजिएगा। माना कि ए बी एक खंभा है, आप दूसरे खंभा का नाम मान लेते हैं सी डी, ऐसे दे देते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच का ये दूरी कितना हो गया, 150, दोनों का मध्य बिंदु मान लेते हैं ई है। ठीक है, और उसमें का एक कोण जैसे ये वाला मान लीजिए थीटा, तो ये वाला दोनों मिला के 90 होना चाहिए, तो ये निश्चित तौर पर हो जाएगा 90 माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा, एक थीटा हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए अब क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है ना। क्वेश्चन के अनुसार से फिगर बना लिए। अब क्वेश्चन के बाद क्या पूछ रहा है उसको, कि छोटे खंभे की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए यहां पहले त्रिभुज हम इस अकॉर्डिंग टू फिगर दो त्रिभुज बना है। एक त्रिभुज है त्रिभुज ए बी ई है, ठीक है, ए बी ई। इस त्रिभुज में ये एक्चुअली कैसा होगा, जब खंभा गड़ा होता है ना तो वहां पर समकोण बनता अपने आप, 90 डिग्री का होता है, तो ये समकोण त्रिभुज होता है। कैसा होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये वाला लंब है, ये वाला मतलब ए बी लंब है, और ये वाला आधार है। तो ये देखिए पूरा अगर 150 है तो निश्चित साफ साफ है कि दोनों मध्य बिंदु है, तो इधर 75 होगा और ये इधर 75 होगा मीटर। ठीक है, 75 मीटर दोनों तरफ होगा। तो इस चित्र में ये लंब है इसमें ए बी और आधार इसमें है बीई। तो
ऊपर वाला है लंब और नीचे वाला है आधार। अच्छा, त्रिकोणमिति में अभी पढ़े हैं कि लंब और आधार बटे करते हैं तो tan थीटा होता है। कितना होता है? tan थीटा। थीटा मतलब कोण। कोण यहां पर देखिए कौन है, थीटा ही लिखना जरूरी नहीं, जो कोण लिखा रहेगा वही लिखेंगे। यहां पर कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो वही लिखेंगे। तो AB का मान है 3h। देखिए क्यों? क्योंकि यहां पर इसका 3 गुना है तो 3h लिख दिए। और B का मान है 75 बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अभी पढ़े कि tan 90 माइनस थीटा का मतलब होता है cot थीटा, तो cot थीटा हो जाएगा ये। अच्छा बताइए, cot का उल्टा क्या होता है? tan होता है। तो अगर tan थीटा इसमें से निकाले, जो cot है इससे अगर हम tan निकालें तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 75 बाई 3h हो जाएगा, है ना। इसको 3 को काट लीजिए, 25 या 75, 25 हो गया, 25 बटे h हो गया। तो यहाँ tan थीटा का वैल्यू आ गया 25 बाय 25 बाय h। अच्छा, अब दूसरा फिगर देखिए। दूसरा फिगर कौन सा है? त्रिभुज CED में। देखिए CED में तो क्या है, यहां पर ये भी समकोण त्रिभुज होगा, तो इसमें CD लंब होगा और ED क्या होगा? आधार होगा। तो लंब बटे आधार हो गया ये, और लंब इसमें लंब बटे आधार tan थीटा होगा, और यहाँ पर एक्चुअली थीटा ही लिखा हुआ है तो हम यहाँ सीधा tan थीटा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये वाला जो लिखे थे इसको एक समीकरण करके छोड़ दीजिए, नहीं होता। अब देखिए CD का मान है h और आधार जो ED है वो 75 है ना। तो बराबर कितना हो गया हमको? tan थीटा। ये हो गया 2 समीकरण, ठीक है। अच्छा, अभी आपने क्या देखा कि यहां एक समीकरण में आया tan थीटा बराबर 25 बटे h, आई दूसरा समीकरण में आया tan थीटा बराबर h बटे 75। तो दोनों तो tan थीटा का मान है, तो इसलिए समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने से पता चला हमको कि tan थीटा का दोनों मान आया हुआ है। एक में tan थीटा का मान आया है, पहला में 25 बटे h, तो इधर लिख देते हैं 25 बटे h, और दूसरा में आया है h बाई 75। देख लीजिए एक बार मिला के, दूसरा में आया है tan थीटा का मान h बटे 75, और दोनों ही चूंकि tan थीटा का मान है इसलिए दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? दोनों आपस में बराबर होगा। अब सिंपल, इन दोनों को गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कर लीजिए दोनों को, तो इसमें h गुने h हो जाएगा, इधर से 25 गुने 75 75 हो जाएगा। तो h का स्क्वायर हो गया ही, इसको हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 25 गुने 75 मतलब 25 गुने 3, ऐसा लिख सकते हैं इसको 75 को। तो 75 को जब लिख सकते हैं साहब, क्या होगा? 2 25 के बदले 1 25 स्क्वायर रूट में निकल जाएगा, इधर अंदर में क्या रह जाएगा? √3 रह जाएगा। अब देखना है कि √3 का वैल्यू रख भी सकते हैं, सॉरी यहाँ पर जरा सा गड़बड़ हो गया, पहले ये h स्क्वायर बराबर इतना हुआ था ना, थोड़ा एक बार और लिख लेते हैं इसको, है h स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 25 इंटू 75, तो 25 इंटू 3 ऐसे होगा। इसलिए h बराबर क्या होगा? √25 इंटू 25 इंटू 3 ऐसा होगा। तो अब इसमें रूट कितना निकलेगा? 25 बाहर निकल जाएगा, √3 रह जाएगा। तो आप डायरेक्ट इतना मीटर आंसर लिख देंगे h का वैल्यू, लेकिन अगर चाहे तो √3 का वैल्यू पॉइंट में रख सकते हैं। √3 का वैल्यू होता है कितना? 1.7 माने जितना 73 होता है, तो उतना रख सकते हैं, 1.7 या जो भी रख सकते हैं, और नहीं तो इतना भी आंसर होने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट हाउस से उसके साथ एक ही सरल रेखा में अवस्थित 2 जलयानों के अवनत कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। अवनत कोण कैसे बनता है? देखिए, लाइट हाउस यहाँ पर हम ऐसे रफली बना दे रहे हैं कि मान लीजिए एक ऐसे लाइट हाउस है, इतना बड़ा ऊंचा है, ठीक है। यहाँ पर ऊंचाई पर कोई आदमी या जहां से देखता है, तो यहाँ पर नीचे में जलयान है 2, एक जलयान यहाँ पर है और फिर एक दूसरा जलयान मान लीजिए यहाँ पर है, हम ऐसे सोच लेते हैं। तो दोनों का जो अवनत कोण बन रहा है, अवनत कोण कैसे बनेगा? मतलब नीचे देखने पर, ठीक है, यहाँ से नीचे की ओर जब देखेगा तो यहाँ से क्या बनेगा? अवनत कोण बनेगा, ठीक है। ये नीचे की ओर देखा
तो यहाँ जो कोण बनता है ये ऐसे ऐसे कोण बनता है ये वाला, ठीक है। ये वाला कोण को हम लोग अवनत कोण कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही फिर दूसरा अवनत कोण कहां से बना, तो यहां से इसके लिए बना, ये वाला जलयान के लिए, ठीक है। यहां जो कोण बना इसको हम लोग अवनत कोण कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो मान लीजिए इसमें ये जो है लाइट हाउस है, इसका नाम दे दिए हम अभी ए बी, जो है एक लाइट हाउस है। और पहला जो जलयान है, निकट वाला जलयान, वो सी है, और बाद वाला जलयान हम मान लेते डी है। पहला जो जलयान है यहां से यहां तक की दूरी दे दिया है, कितना बोला है कि निकटवर्ती जो जहाज है उसकी दूरी है कितना, 150। तो ये वाला हो गया 150 मीटर। ये वाला कितना है नहीं पता, ये वाला हमको नहीं पता। मान लीजिए कि हम कुछ मान लेते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, x मान लेते हैं। और ये लाइट हाउस की ऊंचाई भी नहीं पता है, मान लीजिए इसको h मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इधर कोण पर आइए। अवनत कोण जो है पहला वाला, वो बोला है 60 डिग्री का, मतलब ये वाला कोण अवनत कोण कहलाता है, यहाँ 60 डिग्री का बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा यूज नहीं होगा, क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन समानांतर होता है, इसलिए ये कोण जो बनता है ये वाला, यहाँ पर ये कोण, वो यहाँ पर जितना बनता है उतना ही यहाँ भी बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री, तो वो 60 डिग्री हम यहाँ ले लेते हैं ताकि ये त्रिभुज के अंदर में आ जाए, हो गया। अब दूसरा कोण बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का, तो वो वाला यहाँ ले लेते हैं 30 डिग्री का, ठीक है। अब इसमें से हमको x का वैल्यू निकालना है, ये वाला का वैल्यू निकालना है। ये वाला वैल्यू बाद में निकालते हैं। अभी देखिए कि ये त्रिभुज लेते हैं हम लोग एबीसी, पहले एबीसी में क्या है कि ये तो 90 डिग्री होता है, कोई भी चीज खड़ा है तो उसको परपेंडिकुलरली खड़ा माना जाएगा, मतलब लंबा, माने लंब है वो, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा, ये 60 डिग्री का कोण हो गया। तो इसके हिसाब से हम पहले ए बी बाई बी सी पहले लिखते हैं। तो ए बी क्या है, लंब है, और बी सी क्या है, आधार है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार के लिए, tan थीटा। अब थीटा यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री है ना। तो देखिए ए बी का वैल्यू हमको नहीं पता, जैसे h मान लीजिए, h माने थे तो h ही मान लिख लेते हैं। अब BC का पता है कितना है, 150 है। और tan 60 डिग्री का वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो हमको जितना याद है उसके अनुसार से √3 होता है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा एक बार, अगर दूसरा होगा तो, ठीक है। तो अब बताइए, इसलिए h का वैल्यू तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, क्या होगा, e वाला 150 उधर जाएगा, 150 √3 मीटर, ये हो गया h, मतलब इसका वैल्यू हमको निकल गया, ठीक है। लेकिन हमको इसका नहीं निकालना, हमको इसका निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है, पहले हमको पूरा BD का निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, BD का। तो अब एक बार देख लेते हैं कि BD का कैसे निकलेगा। BD का कैसे निकलेगा, देखिए तो इसमें क्या करना होगा। तो अब ये पूरा बड़ा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, ABD लेते हैं, ठीक है। इस ABD त्रिभुज में AB ऊपर लिखते हैं, अब BD पूरा यहां से यहां तक नीचे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा लंब, और इधर हो जाएगा आधार। लंब बटे आधार के लिए क्या होता है, tan थीटा। यहाँ पर थीटा के ऊपर कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। AB का वैल्यू h है, और BD का हमको अभी पता नहीं है ना। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। अच्छा, h का वैल्यू हमको आ चुका है पहले, कितना आया है, 150 √3 आया है। तो हम वहां रख लेते हैं, इसके जगह पर रख लेते हैं 150 √3 बटे PD बराबर 1/√3। अब क्रॉस गुना कर दीजिए तो BD का मान निकल जाएगा, इसलिए BD बराबर क्या होगा, 150 √3 अब गुने √3 होगा ना। तो √3 3 हो जाएगा, तो 150 इंटू 3 माने 450 हो जाएगा। तो पूरा का पूरा 450 हो गया BD। अब बताइए सिर्फ हमको CD, मतलब जो x है वो निकालना है। तो पूरा BD में से अगर हम BC को घटा देंगे तो नहीं मिलेगा, तो पूरा BD आ गया है 450, और उसमें से हम 150 घटा देंगे तो हमको क्या निकलेगा, 300। तो अगर हमको देखिए यहाँ, अब एक बार देख लेते हैं कि क्या पूछा था, हम मैंने उसको क्वेश्चन दूर, तो लाइट हाउस से दूर नहीं, तब तो हो गया, ये जरूरत नहीं है, ये वाला जरूरत नहीं है, ये वाला का निकालना नहीं है, रहने दीजिए। ये डायरेक्ट जो ये निकला ना कि लाइट हाउस यहाँ है
यहां से डी का दूरी क्या होगा ये निकालना है, यहां से यहां तक की दूरी निकालना है। दैट मीन 450 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा ज्यामिति का ही क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा लेंदी लंबा होता है लिखने में, और थोड़ा समझने में भी कॉन्सेप्चुअल होता है। तो इसको थोड़ा एक बार करके रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर करके, जब दिक्कत होगा तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, और अगला जो है अब ज्यादा क्वेश्चन बचा हुआ नहीं है, सिर्फ स्टैट का क्वेश्चन होगा। स्टैट का कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन, उसको हम लोग फिर अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है।